हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 20 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था प्रिंस ने लानलिंग जाकर सबको न्याय दिया था, गुनहगारों को उचित दंड मिला। इस घटना के बाद कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। वांगजी और उसके बड़े भाई को क्लाउड रेसिसेस वापस भेज दिया गया। क्लाउड रेसिसेस अभी फिर से बन रहा था, उनके घर फिर से बन रहे थे, इसलिए उनका ध्यान तो रखना था। लांसी चेन ने अब सेक्ट लीडर की जिम्मेदारी संभाली और वांगजी के लिए सौगात आना शुरू हुआ। उसे एक नया खंजर मिला, एक कविताओं की किताब मिली, कुछ रोप्स भी मिले जिन पर बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई थी, खासकर चांद की। साथ में कुछ प्राचीन म्यूजिकल नोट्स भी मिले जो ईलिंग के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे और वो गुचिन पे भी बजाए जा सकते थे। हर बार जब भी उसे नया तोहफा मिलता था, उसका दिल बड़ी अटखेलियाँ खेलता था। वो खुद भी नहीं जानता था कि ये सब को वो कैसे संभाले। खासकर जब भी कोई तोहफा खरगोश से संबंधित होता था तो उसके कान बड़े लाल हुआ करते थे। सभी तोहफों में उसका सबसे पसंदीदा तोहफा था स्काई ब्लू रैबिट पुश। इसे बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन कपास का इस्तेमाल किया गया था। वांगजी उसे अपने बेड पर लेकर सोता था। उसे ऐसा लगता था उस रैबिट से अभी भी प्रिंस वीवूशियान की अच्छी एनर्जी महसूस होती है। उस रैबिट से उसे उनकी खुशबू आती थी। वांगजी को उस पल की याद आई जब लानलिंग की यात्रा के दौरान विंग ने उससे पूछा था कि उसका पसंदीदा प्राणी कौन सा है। तब वांगजी ने कितना भाषण दिया था उसे कि लान क्लान में अपने प्लेजर के लिए किसी भी एनिमल को अपने पास रखना रूल्स के खिलाफ है, इसके लिए सख्त मनाही है। इसलिए उसने विंग को बताया भी नहीं कि उसे कौन सा जानवर पसंद है, पर विंग ने बस साय किया और फिर वांगजी को घूरता रहा जब तक कि वांगजी की नज़रें एक खास क्रीचर पर आकर नहीं रुकी। वांगजी ने मुड़कर उसे देखा और विंग ने उसे पकड़ लिया। उस हामे से हिलाकर उसने बात को बदल दिया। अब वो वांगजी से ये पूछने लगा कि कौन से जानवर को देखकर उसे खुशी होती है। रैबिट्स, वांगजी अनजाने में ही बोल पड़ा। उसके दिमाग में क्लाउड रिसेसेस के पीछे वाले पहाड़ों पर पाए जाने वाले खरगोशों की याद थी। वांगजी का जवाब सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। रैबिट्स, लांछा, तुम कितने क्यूट हो, बिल्कुल उन रैबिट्स की तरह। मुझे लगता है जितने वो क्यूट है उतने ही वो टेस्टी भी होंगे। विंग मुस्कुराया, बिल्कुल एक शैतान की तरह। इसके साथ ही उसके दांत भी बड़े हो गए। इस बात से वांगजी इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने विंग से बात करना ही छोड़ दिया, जब तक कि उस फॉक्स स्पिरिट ने वांगजी के सामने बार बार झुकते हुए बेशर्मों की तरह नाक घिसकर माफ़ी नहीं मांगी। अपना साइलेंसिंग स्पेल यूज़ करने की इतनी तलब वांगजी को इससे पहले कभी नहीं हुई। वो बस विंग को किसी तरह से चुप करना चाहता था। अभी के लिए तो वांगजी विंग की किसी भी शरारत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। उसने विंग से तब तक बात नहीं की जब तक विंग ने कसम नहीं खाई, ना तो वो रैबिट्स को खाएगा, ना ही उन्हें खाने को लेकर किसी भी तरह का मजाक करेगा। अभी वांगजी एक और संगमरमर का बना हुआ रैबिट अपने कलेक्शन में रख रहा था और ये सोच रहा था कहीं उनके बीच में हुई ये बातचीत विंग ने प्रिंस को तो नहीं बताई। वांगजी को हाल ही में प्रिंस वीवूशियान का एक खत मिला था। उस खत में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने विंग से कहकर यीलिंग के किचन में से सभी रैबिट्स को रेस्क्यू किया है। उनके लिए कोर्टयार्ड में एक छोटी सी जगह भी बनाई है। वैसे तो प्रिंस इसकी जिम्मेदारी विंग को देने वाले थे, पर विंग जो कि एक फॉक्स स्पिरिट है, उसे ये बेचारे रैबिट्स बहुत ज़्यादा डर रहे थे, इसलिए उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी वाइपो और विन चियांगलिंग ने अपने कंधे पर ली है। हाँ, जब तक कि वांगजी यीलिंग नहीं जाता, उसके जाने के बाद तो इन रैबिट्स की जिम्मेदारी उसकी ही होगी।
वांगजी इस बात को अपने तक ही सीमित रखना चाहता था, क्योंकि शुफू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई अपनी खुशी के लिए किसी और जानवर को अपना गुलाम बनाकर रखे। पर लांसीचन से ये बात छुपाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वांगजी ने उन्हें बता ही दिया। तो लांसीचन ने बस मुस्कुराकर हल्के से नोट किया। जब भी वांगजी की शादी की बात आती, लांसीचन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। उनकी परेशानी जायज़ थी, क्योंकि वो बस 2 बार प्रिंस से मिले थे, और जब भी मिले थे उन्होंने प्रिंस का खून खराबा ही देखा था। ये बात वांगजी भी अच्छे से समझता था, इसलिए वो अपने भाई को ये जताना चाहता था कि जैसा वो प्रिंस के बारे में सोच रहे हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं है। उनका दिल भी बहुत मासूम है, जो बस एक बहुत भयंकर श्राप से गुजर रहे हैं। वांगजी ने प्रिंस के सोल में झांका था, इसलिए वो जानता था प्रिंस के दिल बहुत साफ है। पर लांसीचन की परेशानी भी तो जायज़ थी। एक बार एक शाम को लांसीचन ने वांगजी के सामने अपना दिल खोला कि उन्होंने प्रिंस के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा, खासकर उनके और वांगजी के संबंधों को लेकर। वो दोनों आजकल जेंटान हाउस में रह रहे थे, क्योंकि अभी हांशी को दोबारा बनाया जा रहा था। लांसीचन आगे बोलने लगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चिंगलोंग और शिफेंग का वारिस साफ दिल का ही होगा। पर वो श्राप, वांगजी, मैं तुम्हें लेकर परेशान हूँ। मैं तुम्हें जानबूझकर ऐसे रास्ते पर नहीं चलने दे सकता जहाँ पर आगे जाकर बस दुख ही है। पहले तो एम्परर और उनकी पत्नियों के साथ क्या हुआ, ये जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी परेशानी गलत है? और मुझे डर है कि प्रिंस के साथ शादी करने के बाद तुमसे क्या कुछ उम्मीदें की जाएगी। बस वो श्राप ही मेरी परेशानी नहीं है। तुमसे वारिस की मांग की जाएगी, क्या ये तुमसे हो पाएगा? अब वांगजी ने अपनी नज़रें उठाई, पर लांसीचन से नज़रें मिलाए बिना उसने अंगीठी की तरफ देखा, उसकी जलती ज्वालाओं की तरफ। ये एक ऐसा विषय था जिस बारे में वांगजी ने अपने भाई से कभी बात नहीं की थी। इससे पहले भी जब भी वांगजी की शादी की बात होती थी, लांसीचन ऐसे ही परेशान हो जाया करते थे, क्योंकि वांगजी कभी इस बात के लिए तैयार ही नहीं था। पर इस बार ऐसा नहीं था। वांगजी को अपना सोलमेट मिल गया था, इसलिए वांगजी को कुछ डर भी नहीं था। तब उसने अपने भाई की परेशानी समझते हुए उन्हें समझाया, प्रिंस मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो जो मास्क पहनते हैं उसे ठीक से जांचा गया है, और हम साथ मिलकर इस बात का कोई उपाय निकालेंगे। वो चिंगलोंग के वारिस है, ऐसा कोई श्राप नहीं है जिसे वो तोड़ नहीं सकते। और रहा सवाल बच्चे पैदा करने का, तो जब तक मैं एक सही इंसान के साथ हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं है। बल्कि ये तो और भी अच्छी बात है। आखिरी बात उसने बस बुदबुदा कर कही। जब उसकी अपने भाई से बात हुई, वांगजी के दिमाग से ये ख्याल निकल ही नहीं रहा था, एक छोटा बच्चा जो अपने पिता के एंडलर्स के बीच में घूम रहा है, उनके ब्लैक एंडलर्स के साथ खेल रहा है। वांगजी ने अपने आप को गुचिन के पीछे बैठा पाया। इसी नए सपने को संजोते हुए वांगजी ने गुचिन बजाना शुरू किया, एक बिल्कुल नई रचना, लोरी की। वो आगे सोचने लगा, एक लाल आंखों वाला छोटा सा लड़का वांगजी के पैरों के पास खेल रहा है, बड़े प्यार से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। जैसे जैसे वो धुन आगे बढ़ती गई, वांगजी के दिल में एक अलग सी कसक उठने लगी। उसके ख्याल भी अब हवा में गोते खाने लगे। उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ा था, वो उसकी गोद में बैठा था। वांगजी उसके बाल बना रहा था, जैसे वांगजी की माँ उसके बनाती थी। वो अपने बच्चे को वो बचपन देना चाहता था जो ना तो उसे मिला, ना ही उसके मंगेतर को। एक ऐसा बचपन जिसमें वो बस खुश रहे, ना कि इस बोझ तले दबा रहे कि वो कौन है। अपनी पहचान के बोझ तले न दबे, जैसे वांगजी और हुशियान दबे रहे। प्रिंस के ताजपोशी और शादी की तारीख तय हो गई, जो सबकी सोच से
काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी। मतलब बस 1 महीना ही बाकी था, जो कि अगले चंद्र ग्रहण को होनी थी। वैसे तो ये मुहूर्त बिल्कुल भी सही नहीं था, खासकर शादी जैसे बात के लिए। पर वांगची इस बात को लेकर कुछ और सोच रखता था। उसके ख्याल से ये दिन इसलिए चुना गया होगा कि प्रिंस की इन एनर्जी उस दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, और ऐसे मौके पर ड्यूअल कल्टीवेशन करने से वांगची को खतरा कम रहेगा, उसकी ची एनर्जी भी बची रहेगी। कुछ लानेलर्स ये शिकायत करने लगे कि उनके पास सारी रस्में निभाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, यहाँ तक कि उनके तोहफे भी तैयार नहीं होंगे। लांसीशेन और शूफू इस बात को लेकर अड़ गए कि वो कुछ और समय मांगेंगे, जब तक कि प्रिंस का श्राप खत्म नहीं होता वो वांगची की शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। पर वांगची ने अगले ही दिन अपनी रजामंदी का पत्र खुद की मुहर के साथ यीलिंग भेज दिया। कहीं न कहीं वो जानता था उनके मिलन में जितनी देर होगी ये श्राप और तकलीफदेह होता रहेगा। उसका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, उसकी मदद ज़रूरी है। कम से कम वो प्रिंस की थोड़ी तकलीफ़ तो दूर कर सकता है, जब तक कि प्रिंस इस श्राप का कोई इलाज नहीं ढूंढ लेते। और शादी के बाद वो भी तो उनके काम आ सकता है। अगर उनका मिलन चंद्रग्रहण के दौरान होगा तो शायद प्रिंस की इम्बैलेंस ची एनर्जी में वांगची की ची एनर्जी की वजह से शायद कुछ सुधार होगा। वांगची का खत मिलते ही बाओशन सरन ने खुद उसे जवाब में खत लिखा कि उन्हें खुशी है कि वांगची ने उनकी परेशानी समझी। साथ ही उन्होंने ड्यूअल कल्टीवेशन के पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखा था। हालांकि काफ़ी सारी बातें बस रूहानी तौर पर थीं। वांगची को अपने जिस्म को इस बात के लिए कैसे तैयार करना है ये उसमें नहीं लिखा था। उन्होंने ज़्यादातर इसी बात का जिक्र किया था कि चंद्रग्रहण के दौरान उनका मिलन होना कितना ज़रूरी है। उनके कहे अनुसार ये उनके हाथ में एक सुनहरा मौका है जब प्रिंस की इम्बैलेंस ची एनर्जी को वो मैनेजेबल बना सकते हैं। ऐसे उस खत के साथ कुछ और सामान भी था जिससे वांगची को मदद हो सकती थी अपने लॉर्ड हस्बैंड के ज़रूरतों को समझते हुए उनकी एक अच्छी पत्नी बनने के लिए। अब वांगची के दिल में कुछ नए सपने बुनने लगे थे कि वो और उसके पति रात में एक साथ होंगे, बिल्कुल अकेले। उस रूम में साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया जाएगा और उसके बाद क्या कुछ नहीं होगा। उसके दिमाग में बहुत सारे चित्र चल रहे थे, साथ ही पैरों के बीच वाली जगह पर अजीब सी संवेदनाएं भी उठने लगी थी। उसके विचार हर तरफ दौड़ रहे थे कि प्रिंस का लाश फॉर्म उसे किस तरह से जकड़ कर रखेगा जब वो एक होंगे। पता नहीं कितने अलग अलग तरीक़ों से उन्हें एक होने का मौका मिलेगा। जैसे कि बाओशन सरन ने अपने खत में समझाया था, वो अपने आप को इमेजिन करने लगा कि प्रिंस की पावरफुल बॉडी के नीचे वो किस तरह से दब जाएगा, कितने हद तक वो अपने शरीर को मोड़ पाएगा। एक रात जब उसके शरीर में पड़ रहा दर्द हद से बाहर हो गया, वांगची ने अपना तकिया पैरों के बीच में रख लिया। पर जब उससे भी उसे राहत नहीं मिली तो उसका हाथ अपने आप ही उस रैबिट की तरफ गया जो प्रिंस ने तोहफे के रूप में उसे दिया था। ये तकिए से कुछ ज़्यादा मोटा था और उसके पैरों के बीच में ठीक से आ भी रहा था। अभी के लिए तो इस बात से उसे सबसे ज़्यादा आराम मिल रहा था। उसके ख्याल अब फिर से एक बार बहुत बुरी तरह से दौड़ने लगे कि प्रिंस उसके नीचे होंगे, उनके बड़े बड़े हाथ उसकी कमर पर होंगे और वो बार बार उसे पुकार रहे होंगे, मेरे चांद, मेरे मून, गुड बॉय। अगली सुबह वांगची ने उस रैबिट टॉय को देखा जो अब काफ़ी हद तक गीला हो चुका था। उसने तुरंत उसे अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। जब वो सुबह की चाय पी रहा था, अपने भाई से आंखें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। अब वांगची ने खुद को ज़्यादातर व्यस्त रखना शुरू किया। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में सोचता रहता था कि प्रिंस का कर्ज मिटाने के लिए वो क्या कुछ कर सकता है। वेंचिंग ने उसे एक खत लिखकर ये भी बताया था
कि लांसेट की लाइब्रेरी में उसे इस बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। शुक्र है कि लांसेशन ने काफ़ी सारे स्क्रॉल टेक्स्ट बचा कर रखे थे जो सिर्फ और सिर्फ लांसेट की धरोहर थी। माना कि काफ़ी सारी आम किताबें थी जो जलकर खाक हो चुकी थी, जिनके लिए अब सभी सेक्ट मिलकर लांसेट की मदद कर रहे थे। उनके पास अगर उनकी नकल हो तो वो लांसेट को भेज रहे थे, सिवाय जिन क्लान के, क्योंकि वो अभी बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे थे। जिन गुआंगशा ने जिस तरह से अपनी छवि खराब करके रखी थी, कोई भी उसके बेटे को सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहता था, पर सिंहासन पे अधिकार जिन जिशुआन का था, इसलिए बहुत बड़ी बहस के बाद आखिरकार उसे ही सिंहासन पर बिठाया गया। कुछ लोगों को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। उनके ख्याल से वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलेगा। फिर पूरे राज्य में जिन जिशुआन को लेकर चर्चा हुई। सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। राजमहल के काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि जिन जिशुआन को सच में नहीं पता था कि उसके पिता क्या करते हैं। हालांकि उसे नृत्य देखना पसंद था, पर इसके अलावा उसके सभी दास दासियों ने, राजकाज के सलाहकारों ने और बाकी सभी लोगों ने उसी को सपोर्ट किया, क्योंकि अगर जिन क्लान की राजगद्दी पर जिन जिशुआन नहीं बैठता तो लानलिंग के राजगद्दी पर बस 2 ही परिवार अधिकार जता सकते थे, एक था लुओ और दूसरा चिन। पर दोनों की काबिलियत जिन जिशुआन के आगे फीकी पड़ गई, खासकर तब जब प्रिंस ने जिन जिशुआन की ची एनर्जी सबको दिखा दी थी। वो ये राजगद्दी संभालने के लिए बिल्कुल सही था। माना कि वो अभी टूट चुका था और राजनीति के बारे में भी इतना कुछ नहीं जानता था, पर उसका दिल साफ था, इसलिए लानलिंग की गद्दी संभालने के लिए वो बिल्कुल सही था। लानसेशन के अनुसार नए जिनसोंगसू ने सबसे पहला अच्छा काम किया था कि मिंग याओ को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था। उसे एक नया नाम भी दिया था, जिन जियाओ। आप लोग ये सोचेंगे कि उसका नाम जिन गुआंगयाओ क्यों नहीं है। यहाँ पर मिंग याओ का कर्टस नाम जिन जियाओ इसलिए है क्योंकि जिन क्लान में एक रिचुअल होता है जिसमें लड़कों के नाम के आगे जी लगाया जाता है, जैसे जी शुआन और जी शुन। मतलब वो जिन क्लान के असली वारिस है, पर जो कि जिन गुआंगशा मिंग याओ का मजाक बनाना चाहता था, इसलिए उसने असली नोवेल में उसका नाम अपने गुआंग नाम से रखा, गुआंगयाओ। और इसी तरह से जिन जिशुआन को एक और बच्चे के बारे में पता चला जो असल में उसका सौतेला भाई था, जो मो क्लान से था, और उसका नाम था मो यान। ये मो शुआनियों का बर्थ नेम है। क्योंकि अभी वो 6 साल का है, इसलिए यहाँ पर मो यान नाम इस्तेमाल किया गया है। एक और द्वंद्व की बात हुई। जियांग यानली ने जिन जिशुआन के साथ अपनी सगाई को बरकरार रखने का तय किया। उनकी शादी की तारीख भी तय की गई, जो प्रिंस और वांगजी की शादी के 10 महीने बाद की थी। ये वांगजी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि ये जियुआन ने वांगजी को खासकर खत लिखकर ये कहा था कि वांगजी लान सिचेन और जियांग यानली की शादी की बात चला आए। ये तब की बात थी जब वांगजी और सिचेन क्लाउड रिसेस लौटे थे। उस वक्त जियांग यानली और जिन जिशुआन की सगाई टूट चुकी थी। तो यू जियान की नज़र में लान सिचेन जियांग यानली के लिए एक उचित वर थे, पर वांगजी इस बारे में कुछ सोचता इससे पहले ही ये नई बात सामने आई। जब वांगजी ने ये बात अपने शूफू को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शियांगजांग अभी कल्टिवेशन वर्ल्ड में सबकी नज़र में आ गए हैं, क्योंकि अब वो ताइजी के करीबी लोगों में शामिल होते हैं। और सिर्फ जियांग क्लान से ही नहीं, उन्हें 6 और सेक्ट लीडर से रेड स्क्रॉल मिले हैं। वो सभी अपनी बेटियों को लेकर क्लाउड रेसेस आना चाहते हैं। खासकर ओयांग जोंगजू तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। उनकी एक नहीं 7 बेटियां हैं। पर हम ये बात नहीं भूल सकते, हम लोग अभी भी बेसहारा है। बेसहारा ये बहुत बड़ा शब्द था, जबकि उन्हें हर दिन हीलिंग से कई सारी चीज़ें मिलती रहती थी। पर वांगजी ने ये सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी। वैसे देखा जाए तो वो काफ़ी चिढ़ गया था, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने क्लान को फिर से बनाने की जगह उसके शादी पर था।
वो अपने लोगों की कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में चौबीसों घंटे बस अपने मेट के श्राप को लेकर चिंता लगे रहती थी। ये एक बहुत गलत समय था, पर क्या करे, फंगची कुछ कर भी नहीं सकता था। पर हाँ, उसे जब भी समय मिलता था वो लान प्लान की नर्सरी बनाने में मदद करता था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।